हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नर्ड स्पॉट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल के लिए एंड जस्ट ओवरऑल इकनॉमी अंडरस्टैंड करने के लिए कि इकनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है ये हमको कीन्स ने दिया था। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर एक इनिशियल इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट का, तो इट लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम। अगर एक बार इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज आता है ना, तो जो हमारी इकोनॉमी में इनकम लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का हमारी इनकम जनरेशन के ऊपर क्या फ़र्क होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमारा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आता है। हमारी कंजम्पशन तो बढ़ती ही है, साथ में हमारी पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया, डिमांड में चेंज आया तो वैसे हमारी इनकम में भी चेंज आएगा। वो इसीलिए होएगा क्योंकि अगर डिमांड में चेंज आया तो सबसे पहले डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो हम कोई चीज़ परचेज करते हैं। परचेज करने से किसी एक पर्सन का परचेज करना किसी और पर्सन की इनकम बनता है। तो इसीलिए हमारी इनकम के अंदर इंक्रीज आएगा। इनकम में इंक्रीज आया तो नेचुरली अगर हमारे पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो हम कंजम्पशन भी बढ़ा देंगे। अगर मेरे को सैलरी में इंक्रीज आता है मेरी, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मैं कभी खरीदना चाहती थी मैं वो भी खरीद लूँगी। मेरी कंजम्पशन में इंक्रीज आएगा। फिर से वही बात हुई, हमारी कंजम्पशन में इंक्रीज आया तो मेरी कंजम्पशन किसी की इनकम है। अगर मैं साथ वाले करियाने वाले अंकल के पास जाती हूँ, मैं उनसे 10 रुपए के चिप्स लेती हूँ, तो मैंने कंजम्पशन की, मैंने उनको 10 रुपए दिए, वो 10 रुपए उनकी तो इनकम है ना। तो वैसे ही उनकी इनकम में इंक्रीज आया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है इकोनॉमी का, ये चलता रहता है। दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये जो मल्टीप्लायर है इसको हम के से डिनोट करते हैं एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमें रिलेशनशिप दिखाता है कि जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती है। तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमको निकालना है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो हमारी इनिशियल इंक्रीज है इन्वेस्टमेंट में वो हुई है 100 करोड़ की। अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो उससे जो हमारी इनकम है वो 500 करोड़ इंक्रीज हो गई, मतलब कि 5 टाइम इंक्रीज हो गई। तो जो हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी 5 निकलेगी। ये हमारा फॉर्मूला है मल्टीप्लायर को निकालने के लिए। मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी अजम्पशंस हैं जो मल्टीप्लायर के मॉडल को सपोर्ट करती हैं। हर एक कोई भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं, जो चीज़ें हम मान के चलते हैं कि अगर हमें ये थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करना है तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो सच होनी चाहिए उस थ्योरी के, उस मॉडल के काम करने के लिए। तो मल्टीप्लायर के केस में सबसे पहला अजम्पशन है कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड कुछ भी नहीं है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। इकोनॉमी क्लोज्ड है, जो भी लेन देन है वो सारा एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है। फिर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये सारा का सारा इकोनॉमिक फोर्सेस खुद हो रही हैं। ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़ीरो रहेगी। फिर है कि जो हमारा एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो कांस्टेंट रहेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि हमारी इनकम में जब कोई इंक्रीज होता है तो हम उसका कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं और कितना पोर्शन सेव करते हैं। अगर मेरी इनकम में 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है तो उस 10 रुपए में से मैं सोचूंगी कि चलो 10 रुपए मेरे बढ़ गए हैं, तो अब मैं कुछ सेव कर लेती हूँ, कुछ खर्च लेती हूँ। अगर मैंने सोचा कि मैं चलो 70 रुपीज़ में
मतलब 7 रुपीज़, सॉरी, अगर मैं 7 रुपीज़ में खर्च देती हूँ और 3 रुपए में सेव कर लेती हूँ, तो जो मेरा एमपीसी है वो 0.7 होएगा। फिर उसके बाद है, कंज्यूमर गुड्स शुड बी अवेलेबल इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होएगी, हमारी डिमांड भी इंक्रीज होएगी। तो जब डिमांड हमारी इंक्रीज होएगी तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी सप्लाई भी पूरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और हमारा सप्लाई हमारे पास है नहीं है, तो उसके कारण सिर्फ प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इनकम इंक्रीज होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होएगा। इसीलिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो पहले ही अवेलेबल होने चाहिए, मतलब सप्लाई पूरी रहनी चाहिए। फिर है कि जो इकोनॉमी है ना, वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होए, मतलब कि जो इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है ना, वो उससे थोड़ा नीचे होए, ताकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़े ना, तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो जब वो एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर ले। अगर वो पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे होएगी तो फिर इकोनॉमी के अंदर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाएगी, एंड वो सिचुएशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर है प्राइसेस आर स्टेबल। जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं होने चाहिए, वो बढ़ने नहीं चाहिए। कम चाहे हो जाएं पर बढ़ने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ जाएंगे तो जो भी हमारी इनकम में इंक्रीज होएगा दैट विल बी फॉर नथिंग। तो इसलिए प्राइसेस स्टेबल रहने चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है ना कंज्यूमर गुड्स की, दैट नीड्स टू बी मेट बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई। ये पॉइंट मैंने ऊपर भी बताया था कि जो डिमांड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई भी इक्वल रहनी चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम रह गई तो प्राइसेस पे फ़र्क पड़ जाएगा। फिर उसके बाद है देयर इज़ अ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर नेट इंक्रीज होएगा। एंड देन देयर इज़ अ नो टाइम लैग, कि जब इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो है कोई टाइम पीरियड नहीं आना चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी साथ में हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिर उसके बाद है इंक्रीज इन इनकम इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इनकम। जो हमारा रिलेशनशिप है ना वो एक ही साइड से होना चाहिए, मतलब कि हमारी इनकम इंक्रीज तभी होएगी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है इसी कारण इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो हो गए हमारे अजम्पशंस मल्टीप्लायर के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर्स। हमारे पास दो टाइप के मल्टीप्लायर्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक मल्टीप्लायर और एक होता है डायनेमिक मल्टीप्लायर। स्टैटिक मल्टीप्लायर के अंदर दो और टाइप्स आती हैं, दो और वर्किंग्स आती हैं एक्चुअली। एक फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और एक बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये हम सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक मल्टीप्लायर के अंदर क्या होता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उनकी एडजस्टमेंट के अंदर कोई टाइम लैग नहीं है, मतलब कि कोई एक चेंज होता है तो साथ में ही दूसरा चेंज हो जाता है। एक के चेंज होने के बाद टाइम नहीं लगता है दूसरे को चेंज होने में। ये हमारा स्टैटिक मल्टीप्लायर है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक फोर्सेस की बात की गई है वो आप मान लो डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो साथ में ही हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ में ही हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने अज्यूम करके चलना है हमारे स्टैटिक मल्टीप्लायर में। स्टैटिक मल्टीप्लायर में अंदर आगे होता है फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के अंदर ऐसे होता है कि जब हमारी इनिशियल इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर तो देयर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम, जो बेसिकली हमारा मल्टीप्लायर का बेसिक मॉडल है। इस डायग्राम के अंदर हम जैसे देख सकते हैं कि अगर जब हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहे, तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट I1 से I2 में शिफ्ट होती है, ऊपर को बढ़ती है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जहाँ पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा E1 से E2 पे शिफ्ट हो जाता है। वो आगे को बढ़ गया इक्विलिब्रियम हमारा। इक्विलिब्रियम बढ़ने के कारण जो हमारी इनकम है वो Y1 से इंक्रीज होके Y2 में
चली जाती है। मतलब जो हमारी I1 से I2 में हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, तो Y1 से Y2 हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। फिर आता है बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड वर्किंग फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का कंप्लीट ऑपोजिट है कि हमारे अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर हल्का सा डिक्रीज आया ना, तो जो हमारी इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये डायग्राम भी सेम है, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो I1 से नीचे गिर के I2 पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से पीछे हट के E2 पे आ जाएगा, एंड जो इनकम है वो Y1 से पीछे Y2 में चली जाएगी। जो हमारी इनकम है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो I1 और I2 के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो Y1 और Y2 में डिफरेंस है। ये हमारा बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर हो गया। फिर आएगा हमारा डायनामिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। जो स्टैटिक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ना, वो कीन्स ने दिया है। कीन्स ने ये अज्यूम किया हुआ है कि टाइम लैग कोई भी नहीं होना चाहिए, पर जो बाकी के इकोनॉमिस्ट्स हैं, जैसे हिक्स हो गया, हैंसन, कुरिहारा, इन सब ने कहा है कि जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। ये थोड़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हमारे इकोनॉमिक फोर्सेस है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, इन सबको नेचुरली टाइम लगेगा चेंज होने में। ऐसा नहीं है कि हमने इस मोमेंट हमने इन्वेस्टमेंट चेंज की, अगले मोमेंट ही हमारी इनकम बदल गई। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। ये थोड़ा रियलिस्टिक मॉडल हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी जो कंजम्पशन है हमारे करंट पीरियड में, वो रिजल्ट है हमारी इनकम इंक्रीज जो पिछले पीरियड में थी। लेट्स से कि अगर मेरे को इस महीने मेरे को सैलरी मिलती है, इस महीने के एंड में मेरे को सैलरी मिलती है, तो मैं अपनी कंजम्पशन अगले पीरियड में ही बढ़ाऊंगी ना। ऐसे थोड़ा ही है कि मेरे को इस महीने के एंड तक थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी तो मैं अपनी सैलरी आने से पहले ही मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ा दूँ। ऐसे नहीं होता है। मेरी इस पीरियड में इनकम बढ़ेगी तो मैं अगले पीरियड में कंज्यूम करूंगी। कंज्यूम होने मतलब इनकम बढ़ने से पहले ही नहीं मैं कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी। और सिमिलरली अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अभी इंक्रीज हो रही है, वो इसी कारण हो रही है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इस करंट पीरियड में इंक्रीज होएगी तो जो हमारी इनकम है वो भी अगले पीरियड में ही इंक्रीज होएगी। मतलब अगर मैंने इस मंथ में इन्वेस्टमेंट की है, तो जो मेरी इनकम इंक्रीज है इकोनॉमी के अंदर, उसके इफेक्ट्स आने में टाइम लगेगा। तो जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी। तो जो इसकी assumptions है ना डायनेमिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इसकी assumptions कुछ और हैं एज कम्पेयर टू जो हमने स्टैटिक मल्टीप्लायर में पढ़ा है। तो इसकी पहली assumption ये है कि जो कंजम्पशन करंट पीरियड की है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस पीरियड। जो मैंने अभी बताया है, मेरे इस पीरियड में मेरी इनकम इंक्रीज होएगी तो मैं अगले पीरियड में ही कंज्यूम कर पाऊंगी। इसकी आगे हमने इक्वेशन लिखी हुई है, सी टी इज इक्वल टू एफ वाई टी माइनस वन। जो टी है, टी हमारा करंट पीरियड है, एंड जो हमारा y के नीचे टी माइनस वन लिखा है, टी माइनस वन मतलब पिछला पीरियड। मतलब कि जो हमारी कंजम्पशन है इस पीरियड की, वो फंक्शन है जो हमारी इनकम में इंक्रीज आया है पिछले पीरियड में। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट अजम्पशन है कि जो इन्वेस्टमेंट है करंट पीरियड की, वो हमारा एक रिजल्ट होता है हमारी इंक्रीज इन इनकम इन द नेक्स्ट पीरियड। जो हमारी अगर इन्वेस्टमेंट में अभी चेंज आया है तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर हमारी इनकम में इंक्रीज आएगा। इसका फंक्शन ये है, वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू एफ आई टी। मतलब जो हमारी इनकम है अगले पीरियड की, वो डिपेंड करती है जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इस पीरियड में। फिर जो हमारी नेक्स्ट असम्पशन है वो है कि जो फ्यूचर चेंज है हमारी इनकम में, वो इक्वल है करंट चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। किसी एक का एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम है, अगर हमारा अभी इस पीरियड के अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो हमारे नेक्स्ट पीरियड के अंदर इनकम बढ़ेगी। ये हमारी assumptions हो गई डायनेमिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की। इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हम एक टेबल और एक डायग्राम बनेगी। इसको अगर हमें टेबल को एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की गई है 1000 करोड़ की। ठीक है, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है और जो हमारा एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो हमारा 0.5 है। मतलब कि जितनी भी हमारी इनकम में इंक्रीज आ रहा है उसका आधा हम कंज्यूम करेंगे और आधा हम सेव करेंगे। तो
हमारी इंक्रीज इन इनकम हुई 1000, तो जो हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन है, बिकॉज एमपीसी 0.5 है, 0.5 मतलब 50%, तो हमारा इंक्रीज इन इनकम 500 होएगा एंड हमारा इंक्रीज इन सेविंग भी 500 होएगा। अब सेविंग्स जो है, सेविंग्स लेटर ऑन क्या बोल, उनको हम लीकेज कहते हैं मल्टीप्लायर की उसमें, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। जो हमारी इस पीरियड के अंदर हमारी कंजम्पशन बढ़ी है, ठीक है, वो अगले पीरियड में हमारी इंक्रीज इन इनकम बन जाएगी, क्योंकि किसी और की कंजम्पशन किसी और की इनकम है। तो हमारे नेक्स्ट पीरियड के अंदर वही जो हमारा 500 का हमारी कंजम्पशन में इंक्रीज आया था, वो हमारा इंक्रीज इन इनकम बन गया। अब हमारी इनकम के अंदर 500 का इंक्रीज आया, तो उसमें भी अगर हम जो 250 है वो हम कंज्यूम कर लेंगे एंड 250 हम सेव कर लेंगे। देन अगेन नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो 250 हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन है, वो हमारा नेक्स्ट पीरियड में इनकम बन जाएगा। 250 हमारी इनकम आ गई, इनकम में से हम हाफ कंज्यूम करेंगे, हाफ सेव करेंगे, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पीरियड्स मेंशन किए हैं, बट ये प्रोसेस आगे तक चलता जाएगा। तो ये जो टोटल है ना, आप देखोगे कि जो हमारी इंक्रीज इन इनकम, हमारी इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी 1000 थी, पर एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम जो था दैट इज 2000। तो हमारी जो इंक्रीज, जो हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू है दैट इज 2, कि 1000 की इंक्रीज से 2000 की इनकम इंक्रीज हो गई। अगर हम इसको एक डायग्राम से देखा जाए, तो ये डायग्राम भी सेम है। जो हमारा हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व सेम रहेगा, एंड जो हमारा डिमांड कर्व है वो ऊपर को बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारा डिमांड कर्व ऊपर चला गया। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है ना, ये चलता जाएगा अनटिल जो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाएगा एट पॉइंट E1। तो जो हमारा इनकम है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दैट विल बी रुपीज 3000 करोड़। जो हमारा पॉइंट E1 Y1 है, E1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, Y1 जो हमारे न्यू इनकम की वो है। तो देखो हमारा 1000 हमारी पहले इंक्रीज इन इनकम थी, और जो हमारी अब प्रेजेंट है वो हो गई 3000, मतलब बीच में 2000 का इंक्रीज आया है। तो ये जो हमारा अब हमने डायनामिक कंसेप्ट पढ़ा है मल्टीप्लायर का, ये इससे हम दो चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लायर है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि जो हमारी इनकम है वो उतनी इंक्रीज कितनी इंक्रीज होएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम इंक्रीज हुई है तो हमारी इनकम भी उसके हिसाब से कम ही इंक्रीज होएगी, पर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो हमारी इनकम भी अकॉर्डिंग टू दैट ज़्यादा इंक्रीज होएगी। एंड द साइज ऑफ एमपीसी, एमपीसी का साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारा एमपीसी ज़्यादा होएगा मतलब हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, अगर हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं मतलब आगे किसी की इनकम भी ज़्यादा बढ़ रही है। बट अगर हम सेव ज़्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं तो हमारी इनकम जनरेशन भी कम होएगी, क्योंकि सेविंग्स हमारी साइड पे पड़ी रहती है, हम उन्हें कंज्यूम नहीं करेंगे। तो हमारा एमपीसी का साइज बहुत मैटर करता है। फिर नेक्स्ट है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रिपीट की जाती है कि नहीं की जाती। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रिपीट की जाती है फिर तो जो हमारी इनकम है, इनकम के अंदर ओवर इंक्रीज आ ही जाएगा। बट अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रिपीट नहीं की जाती है तो वो जो स्लोप है वो डाउनवर्ड को कर्व कर लेगा, मतलब कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। ये हमने हमारा डायनेमिक एंड स्टैटिक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझ लिया है, पर ऑब्वियसली इस पूरे मॉडल की लिमिटेशंस भी काफ़ी हैं। सबसे पहले जो अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर गुड्स की, हमने ये चीज़ अज्यूम किया है कि जो हमारी कंज्यूमर गुड्स की जब डिमांड इंक्रीज होएगी, जब उनकी डिमांड बनेगी, तो साथ में ही हमारे पास पहले ही इतने कंज्यूमर गुड्स पड़े होंगे कि हम साथ में ही उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। बट इट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन, क्योंकि इतने कंज्यूमर गुड्स हमारे पास रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि पड़े हों। देन एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, चलो माना कि हमारे पास कंज्यूमर गुड्स
पड़े नहीं हुए हैं कि हम इमीडिएटली डिमांड सेटिस्फाई कर सकें, पर ये अज्यूम किया गया है कि एक्सेस कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में, कि चलो जैसे हमारी डिमांड बढ़ी हम साथ में प्रोड्यूस करके डिमांड फुलफिल कर देंगे। एक्सेस कैपेसिटी माना गया है कि होनी चाहिए, बट ऑफन टाइम्स एक्सेस कैपेसिटी नहीं हो सकती, होए या ना होए वी कांट काउंट ऑन इट। फिर उसके बाद है इलास्टिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड। अगर हमको डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही ना हुआ तो फिर हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, फिर जो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसके कारण प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड दैट बीट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ मल्टीप्लायर कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो जो हमारी इनकम इंक्रीज होएगी उसका फायदा ही नहीं होएगा कोई। फिर उसके बाद है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर मल्टीप्लायर का मॉडल चलाना है ना तो इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और वो भी इनवॉलंटरी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई ही ना, अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट फिर जनरेट कैसे होएगी, तो यहाँ पे भी हमारा उसका मल्टीप्लायर का मॉडल फेल हो जाता है। फिर उसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने अज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी क्लोज है, बट इन रियलिटी क्लोज्ड इकोनॉमीज डोंट एग्जिस्ट। हम एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड चलता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं। हमने यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी इसीलिए मान के चला है क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी ओपन है और हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स के हमारे सिचुएशन के अंदर हमारी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे हमारा मल्टीप्लायर काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। पर अगर इन अ सिचुएशन की हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी। एंड इन दैट केस हमारे मल्टीप्लायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्लोज्ड इकोनॉमी की अजम्पशन लेके चली गई है जो अनरियलिस्टिक है। फिर उसके बाद नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है ना वो इनकम में इंक्रीज लेके आ रहा है, पर इन्होंने ये अज्यूम किया गया है कि जो हमारी इनकम में इंक्रीज है उसके कारण इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज नहीं आ रहा, जो काफी वन साइडेड है। वन साइडेड ऐसे होता नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हमारी इनकम में इंक्रीज आता है, इनकम में इंक्रीज आने के कारण हमारी सेविंग्स में भी इंक्रीज आता है, सेविंग्स में इंक्रीज आएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो इनकम का इफेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। पर ये अज्यूम किया गया है कि इनकम का इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही इफेक्ट इनकम पे है, जो फिर से एक अनरियलिस्टिक असम्पशन है। फिर उसके बाद है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी ये सेम ही पॉइंट हो गया जो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। जो ये रिलेशनशिप हमने अजम्पशन मान के चली है हमारे इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप, ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है। फिर है कांस्टेंट एमपीसी, हमने ये डायनामिक मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करते टाइम हमने ये चीज़ मान के चली है कि जो हमारा एमपीसी है वो 0.5% या 50% के ऊपर स्टेबल है, कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 50 सेव करेंगे, 50 कंज्यूम करेंगे। पर अगर जो हमारा एमपीसी है वो हमारा कम हो गया या बढ़ गया, अनस्टेबल हुआ, तो जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम एमपीसी कितना चेंज हो रहा है उसको एग्जैक्टली एस्टिमेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद है नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने ये भी मान के चला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर कोई चेंज आ गया, लेट्स से कि अगर हमारी जो इनकम है वो पुअर पीपल की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गई, तो हमारे एमपीसी के अंदर चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि जो पुअर पीपल है वो सेव कम करते हैं, वो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर एमपीसी स्टेबल रह ही नहीं सकता। फिर उसके बाद नो प्राइस राइज, ये अज्यूम किया गया है कि प्राइस इंक्रीज करेंगे ही नहीं, बट दैट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज होना बहुत नॉर्मल है। इन्फ्लेशन किसी हद तक होती ही होती है, अगर डिमांड बढ़ेगी इनकम इंक्रीज होने के कारण तो कहीं ना कहीं प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि सप्लाई आप इमीडिएटली मैच नहीं कर सकते। एनीवेज ये जितनी भी लिमिटेशंस हैं, ये सारी जितनी भी हमने अजम्पशंस ली थी मल्टीप्लायर के मॉडल को समझाने के लिए, ये सारी अजम्पशंस का ही क्रिटिसिज्म है कि जितनी भी अजम्पशंस ली गई हैं इस मॉडल को प्रूव करने के लिए वो सारी अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं, अननेचुरल हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती है।
फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, चाहे इसकी कमी खामियां हैं पर मल्टीप्लायर इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि ये ना एक यूनिक प्रोसेस बताता है इनकम जनरेशन का। इनकम जनरेशन का हम नॉर्मल सोर्सेज हमको क्या पता है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमको वहां से इनकम आ रही है, बट ये एक नया पर्सपेक्टिव लाता है कि अगर हमारी इनकम में हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आता है तब भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो दिस इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। ये इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी एम्फोसिस डालता है, इन्वेस्टमेंट की हमारी नीड क्या है इकोनॉमी के अंदर वो हमको समझाता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही कि इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट को हम मद्देनज़र हमको रख के चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रेड साइकिल्स, ये हमको ट्रेड साइकिल्स के बारे में हमको एक बताता है, गाइड करता है बेसिकली कि हम ट्रेड साइकिल्स के साथ हम कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट घटा देनी चाहिए। इसी कारण से जो हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर हमारा बैकवर्ड वर्क करेगा, बैकवर्ड वर्क करेगा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन खुद ही कंट्रोल में आएगी। एंड डिप्रेशन के टाइम पे कम्प्लीटली ऑपोजिट कर देना चाहिए। डिप्रेशन के टाइम पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उसको वो बढ़ा देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी, तो जो डिप्रेशन की सिचुएशन से हमारी इकॉनमी बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। लेट अस सपोज कि जो हमारी सेविंग है, हमारी सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होएगी तो इनकम भी ज़्यादा होएगी, इनकम ज़्यादा होएगी तो सेविंग्स नेचुरली बढ़ जाएंगी एंड सेविंग और इनकम के बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है तो हमारी इनकम भी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग्स नेचुरली खुद नीचे आ जाएंगी, तो तब भी हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर एक इक्वालिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो हम जो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएंगे। और फिर टैकलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को टैकल करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर के कंसेप्ट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे घटा दोगे तो जितनी भी इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है ये सारा कुछ हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले अज्यूम किया था ना कि मल्टीप्लायर के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ये सारी इकोनॉमिक फोर्सेस खुद एडजस्ट कर लेंगी, पर नहीं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन आ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट घटाना गवर्नमेंट का काम है, डिफ्लेशन आ जाएगी, डिफ्लेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है दे आर वेरी हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमी। तो इस सिचुएशन के अंदर जो गवर्नमेंट है वही इन्वेस्टमेंट करके हमारी जो इनकम है वो बढ़ा सकती है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिप्रेशन इन सब सिचुएशंस के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, आप नई करेंसी नोट्स छाप दो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल ये सारी इंपॉर्टेंस है मल्टीप्लायर के लिए। चाहे इस मॉडल के अंदर काफ़ी लूप होल्स हैं, काफ़ी खामियां हैं, ये काफ़ी अनरियलिस्टिक हमारे अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, बट स्टिल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसकी जो काफ़ी एक रियल मॉडल है, इसकी जो वर्किंग है इकोनॉमी के अंदर वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चाहे काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, ये काफ़ी एक नॉन सिंपल ट्रुथ है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। ये काफ़ी सिंपल ट्रुथ है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है हमको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर हमको इकोनॉमी को एज अ होल अंडरस्टैंड करना है। फिर फाइनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें सैमुअलसन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो मल्टीप्लायर है ये एक टू एज स्वॉर्ड है, इट कैन कट फॉर यू और इट कैन गो अगेंस्ट यू। तो इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। तो इसके अंदर हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में बता सकते हैं।
जिसकी लिमिटेशंस है मल्टीप्लायर की और जो इसकी इम्पोर्टेंस है हम वो बता सकते हैं। बेसिकली पूरा कंसेप्ट ही कवर हो जाता है। एंड सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस भी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लेना। एनीवेज दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट भी करना। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको मोर इकोनॉमिक्स के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं और भी काफ़ी वीडियोस डालूंगी। तो थैंक यू।